प्रिय विद्यार्थियों, सबको सुप्रभात। आप लोगों को इससे पहले जो वीडियो भेजा गया था कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए, वो सेकंड पेपर का 2 चैप्टर का वीडियो भेजा जा चुका है। फर्स्ट पेपर का अभी एक भी वीडियो आपको अब तक नहीं भेजा गया था। कारण ये कि आपको थोड़ा आसान से कठिन की ओर ले जाना है, और जो फर्स्ट ईयर में है वो सांख्यिकी से शुरू होता है, थोड़ा गणितीय है, लेकिन अर्थशास्त्र है, इसलिए अर्थशास्त्र की परिभाषा आपको सबसे पहले जानना चाहिए। अर्थशास्त्र की परिभाषा आज हम शुरू करते हैं। अब आपको मैं पहले, भारत में एक पुस्तक लिखी गई है अर्थशास्त्र, जिसके लेखक आचार्य विष्णुगुप्त या आचार्य कौटिल्य हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र ही इस पुस्तक का शीर्षक क्यों दिया, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। अर्थ ये हिंदी का शब्द है, जिसे आप अर्थ मतलब धन कह सकते हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र से ही अपनी पुस्तक की रचना की, और आप जब उसको पढ़ेंगे या उसके बारे में सोचेंगे, जानेंगे, तो पाएंगे कि उसमें अर्थशास्त्र जैसी कोई चीज़ लिखी ही नहीं गई है। यानी आर्थिक सिद्धांतों के बारे में, आर्थिक विचारों के बारे में कोई बात वहाँ लिखी ही नहीं गई है। सारा पुस्तक राज्य के प्रबंधन पर है। अब राज्य के प्रबंधन वाली पुस्तक का नाम राजनीति न रखकर अर्थशास्त्र क्यों रखा गया, इस पर विचार करना चाहिए हम लोगों को। वो इसलिए रखा गया कि पहले राज्य की आय का मुख्य स्रोत कृषि हुआ करती थी, और जिस राज्य के पास जितनी ज़्यादा भूमि होती थी उसकी उतनी ही कृषि मजबूत होती थी, उतनी ही कृषि व्यापक होती थी, उस राज्य की आय उतनी ही ज़्यादा होती थी। तो राज्य का प्रबंधन यानी कृषि भूमि का प्रबंधन था। इसीलिए राजा को अपने राज्य का प्रबंधन कैसे करना चाहिए, अपने सेना का इत्यादि का वर्णन उसमें उस अर्थशास्त्र की पुस्तक में है। चूँकि उसमें है नहीं, हम केवल वहाँ से नाम ले रहे हैं कि उसका नाम अर्थशास्त्र है। अब हम अर्थशास्त्र की परिभाषा पर आते हैं। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ माने जाते हैं। पहले पूरे विश्व में आर्थिक साहित्य या आर्थिक विचार राजनीति विज्ञान का हिस्सा हुआ करते थे। इसीलिए जो भी पुरानी किताबें हैं, पुराने विचार हैं, वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स या राजनीतिक अर्थशास्त्र के नाम से हैं। सन 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ ने आर्थिक विचारों को, आर्थिक साहित्य को राजनीति से अलग किया। इसीलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, और उनकी पुस्तक का नाम एन इंक्वायरी इनटू द काजेज एंड नेचर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस है। यानी राज्यों के धन का कारण क्या है और प्रकृति क्या है, ये उनकी पुस्तक का नाम है। और उन्होंने ही पहली बार अर्थशास्त्र को परिभाषित किया था कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन के स्वरूप के तथा कारणों की खोज का अध्ययन है। इस तरह एडम स्मिथ ने पहली बार इसे परिभाषित किया, और उन्होंने राष्ट्रों के धन यानी इसे अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बताया। उनके अनुयायी हुए प्रोफेसर वाकर। इन्होंने कहा अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। उसके बाद जे.एस. मिल हुए, जे.बी. से हुए और सीनियर हुए। ये सारे अर्थशास्त्री क्लासिकल अर्थशास्त्री कहलाते हैं, और एडम स्मिथ के समर्थक हैं, यानी धन संबंधी परिभाषा के ये समर्थक हैं। इस तरह से आप संक्षेप में कह सकते हैं, इनकी परिभाषाओं की समरी कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इसकी कुछ विशेषताएं निकल के आती हैं। जब कुछ नहीं था तो अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा गया। इस विशेषताओं में पहली विशेषता यह है कि धन ही अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यानी कि धन नहीं रहेगा तो अर्थशास्त्र का हम अध्ययन नहीं करेंगे। इसमें एक ऐसे आर्थिक मनुष्य की कल्पना की गई है जो धन कमाने के लिए बना है। यानी मनुष्य आर्थिक है, और जो भी गतिविधियां वो करता है वो केवल धन कमाने के लिए ही करता है। इसमें केवल भौतिक धन को ही वरीयता दी गई है। यानी कि जो धन दृश्य है, जैसे रुपया, पैसा, खेत बाड़ी, या धन जो आप देख सकते हैं, जिनसे आपके अमीर होने का दिखावा हो सकता है, वही धन है। अन्य चीज़ें इसमें धन नहीं हैं। मनुष्य की तुलना में धन का स्थान इस परिभाषा में ऊंचा है। यानी मनुष्य धन के लिए है, धन मनुष्य के लिए नहीं है। यह इस परिभाषा को पढ़ने से प्रतिध्वनित होता है। और इसमें एक पांचवी विशेषता ये बताई गई है कि मनुष्य के सुख का एकमात्र आधार धन है, अन्य कोई चीज़ इसका
आधार नहीं है। यानी मनुष्य केवल धन से ही सुखी हो सकता है, अन्य बातों से वो सुखी नहीं हो सकता। छठा है, व्यक्तिगत समृद्धि से ही सामूहिक समृद्धि होती है। यानी व्यक्ति समृद्ध होंगे तो उनके सामूहिक समृद्धि से ही वो राष्ट्र जिसमें वो रहते हैं समृद्ध होगा। यदि व्यक्ति गरीब हैं तो राष्ट्र भी गरीब ही होगा। ये इस परिभाषा की विशेषताएं हैं। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि आपको केवल धन दे दिया जाए, अन्य चीज़ें न दी जाएं, केवल धन को ही आप दिन भर रात भर धन धन करते रहें, अन्य चीज़ें आपको न मिलें तो आप कितने सुखी हो सकते हैं। अर्थशास्त्र की इस परिभाषा ने मनुष्य को बिल्कुल आर्थिक यांत्रिक मनुष्य बना दिया। यानी मनुष्य केवल यंत्र के रूप में धन कमाने वाला बनकर रह गया। इसलिए इस परिभाषा की बहुत सारी आलोचनाएं हुई, जिसमें पहली आलोचना है धन को प्रधानता, जो कि मैं बता रहा हूँ कि इस परिभाषा ने धन को ही प्रधानता दे दी, मानवीय मूल्यों को इसने गौण कर दिया। दूसरी आलोचना है धन का संकुचित अर्थ। आपके पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, लेकिन अच्छा स्वास्थ्य है, आप अच्छे व्यक्ति हैं, तब भी आप धनी हैं। लेकिन यह परिभाषा आपके व्यक्तिगत गुणों को धन नहीं मानती। आपकी सेवा के बदले, जैसे पढ़ा लिखा व्यक्ति सेवक हो जाता है, बड़ी सेवा में चला जाता है, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सेवा क्षेत्र है और ये लोग आसानी से धन कमाते हैं, इसको ये परिभाषा महत्व नहीं देता। इसमें आर्थिक मानव की कल्पना की गई है। यानी मनुष्य जो होगा वो केवल धन कमाने के लिए होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। मनुष्य खेलता है, मनोरंजन करता है, बहुत सारे ऐसी गतिविधियां करता है जीवन में जिसका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है। लेकिन ये परिभाषा ऐसे मनुष्यों की बात नहीं करती। इस परिभाषा से अर्थशास्त्र का क्षेत्र ही सीमित हो गया। यानी जहाँ धन की बात न हो वहाँ अर्थशास्त्र है ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ हैं, जैसे सरकार की गतिविधियाँ हैं, वहाँ होती हैं आर्थिक क्रियाएं, लेकिन वहाँ धन बाद में आता है, पहले धन नहीं आता है। जीवन के उच्च मूल्यों की उपेक्षा करता है या नज़रअंदाज करता है। जैसे कि आप किसी पर दया दिखावें, किसी की मदद करें, तो हमेशा इस परिभाषा के अनुसार आपका उद्देश्य होना चाहिए धन कमाना, जबकि मनुष्य ऐसा प्राणी हो ही नहीं सकता कि वो हमेशा कोई भी काम अपना हाथ पैर हिलावे तो धन के लिए ही हिलावे। ऐसा नहीं हो सकता। मनुष्य बहुत सारे काम ऐसे करता है जिसमें उसे धन प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है। इसका दृष्टिकोण स्थैतिक है। यानी कि ये धन केवल चिल्लाता है, धन की बात करता है, इसलिए स्थैतिक है। जबकि अर्थशास्त्र में नित्य नवीन क्षेत्र जुड़ रहे हैं, जिससे अर्थशास्त्र का क्षेत्र व्यापक हो रहा है, उसके बारे में विचार व्यापक हो रहे हैं। ये परिभाषा उस नवीनता को अपने में समाहित होने नहीं देती है। इसलिए और अंतिम जो इसकी आलोचना की जाती है, धन के समान वितरण तथा सामाजिक कल्याण की उपेक्षा। विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र या किसी भी सरकारी नीति का उद्देश्य होता है धन का समान वितरण प्राप्त किया जाए और लोगों के कल्याण पर ध्यान दिया जाए। अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा इस कसौटी पर खरी नहीं उतरती। आप कल्पना करें कि सरकार की जो भी गतिविधियां होती हैं उसका प्रयास यही होता है कि धन के वितरण में समानता आवे। जैसे राशन की दुकानें हैं, सरकार बड़े किसानों से महंगे में अनाज खरीदती है, लेकिन गरीबों को सस्ते में बेचती है। कोशिश यही होती है कि गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा उठे। फिर टैक्सेशन होता है, टैक्स लगाया जाता है, अमीरों पर भारी मात्रा में टैक्स लगाया जाता है, गरीबों पर टैक्स नहीं लगाया जाता है। लेकिन जो लाभ दिया जाता है, कोशिश सरकार की यही होती है कि इसका लाभ गरीब से गरीब और वंचित से वंचित वर्ग को मिले। ये सब सामाजिक कल्याण और धन के समान वितरण के लक्ष्य के आदर्श को प्राप्त करने का प्रयास है। तो इस तरह से अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषाएं इन आदर्शों को प्राप्त करने में अक्षम हैं, उसके लिए सक्षम नहीं हैं। अब हम आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे कल्याण संबंधी परिभाषा। अब अर्थशास्त्र की इतनी कटु आलोचना हुई, इसे रोटी मक्खन का शास्त्र कहा जाने लगा धन संबंधी परिभाषाओं के कारण, कि इसका अध्ययन लोग छोड़ दिए या इसको घृणित नज़र से देखने लगे इस विषय को ही, क्योंकि नया नया अभी विषय था, अलग हुआ था 1776 ईस्वी में। तो जब इसको घृणित विषय के रूप में लोगों ने देखना शुरू किया, तो इसके जो अनुयायी थे, जैसे अल्फ्रेड मार्शल,
अल्फ्रेड मार्शल जैसे अर्थशास्त्रियों के दिमाग में आया कि क्यों न अर्थशास्त्र को इन कटु आलोचनाओं से बचाया जाए। इसीलिए उन्होंने जो अंतिम आलोचना है उसी से इसकी परिभाषा शुरू की, यानी अर्थशास्त्र मनुष्य के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है और यह जो सबसे महत्वपूर्ण है, यह मनुष्य के अध्ययन का भाग है। धन मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धन के लिए है। यानी कि मनुष्य जो अर्थशास्त्र की जो धन संबंधी परिभाषा मानती थी कि धन साध्य है, मनुष्य साधन है, मार्शल ने बदला नहीं, धन साधन है, मनुष्य का कल्याण साध्य है। तो इस तरह कल्याण संबंधी परिभाषा आई। अब अगले वीडियो में हम आपको कल्याण संबंधी परिभाषा को डिटेल में पढ़ाएंगे।